बढ़िया, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज शाम को आपकी ज्योग्राफ़ी की क्लास स्टार्ट होगी, तो वो आज क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। और आज जो देखिए, मैंने आपको एक दिन ज्योग्राफ़ी का एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें डिटेल्स में मैंने बताया था कि ज्योग्राफ़ी को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग सबसे पहले आप लोगों को किस पर फ़ोकस करना है? सबसे पहले आपको फ़ोकस करना है सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक? और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? तो इंडियन ज्योग्राफी पर आपको अच्छे से करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर उसके बाद में। लेकिन हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम हैं, जबकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं थोड़ा-सा। तो हम इस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे, उसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे बाद में। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी क्लासेस आपकी कराई जाएँगी, वो सारी क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होंगी और उसमें जो भी मैं चीज़ें पढ़ाते समय बताऊंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, उनको आप लोग नोट करते रहिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो पाए, ठीक? तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। तो अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में सबसे पहली बात है कि ज्योग्राफी क्या है, पूरा पूरा ब्रह्मांड ही पढ़ना है, पूरी पृथ्वी पढ़नी है हमें। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए वायुमंडल का, कि वायुमंडल का स्ट्रक्चर दरअसल क्या होता है, ठीक है? वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे हमारा वायुमंडल बना होता है, किस तरीके से कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो इसको अगर हम समझ गए तो चीज़ें फिर हमें आसान रहेंगी, ठीक है? तो आज हम थोड़ा सा वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक? तो वायुमंडल क्या होता है? लिखा डेफिनेशन है कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को, यानी कि पृथ्वी कोई है, आपकी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, यानी कि जो भी वायु का क्या कहते हैं, आवरण है, इसको ही क्या बोलेंगे? वायुमंडल कहेंगे। वायु का मंडल, यानी कि चारों तरफ से जो घिरी हुई चीज़ें हैं वायु से, वही क्या हो जाएगा? आपका वायुमंडल का सोर्स जाएगा, ठीक है? ये जो भी पोर्शन आपका घिरा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका क्या कहते हैं? वायुमंडल हो जाएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो आपका जो स्वच्छ वायु होती है, यानी कि जो फ्रेश आपके एयर होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? आपने बचपन से पढ़ा होगा ये चीज़, है ना, कि 78% जो है आपका क्या होता है? नाइट्रोजन जो है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, 78%, ठीक? कितना? 78%, ठीक? ये ध्यान रखिएगा, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक? और इसके अलावा क्या होता है? एक सेकेंड। इसके अलावा इसमें 21% क्या प्रेजेंट होता है आपका? 21% आपका प्रेजेंट होता है इसमें आपका दरअसल जो है क्या? ऑक्सीजन की मात्रा। और 1% में आपकी अनदर गैसें होती हैं, जो भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो गैसें आपकी अन्य गैसों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक? चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट है एक नया, कि वायुमंडल के कुल भार का 99% भाग केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही उपस्थित होता है। यानी कि जो आपका वह क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर होगा, वायुमंडल होगा, वायुमंडल का जो 90% एरिया जो होता है वो आपका कितने किलोमीटर तक होगा? 32 किलोमीटर तक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? 32 किलोमीटर तक ही आपका एरिया जो है वायुमंडल का होगा, प्रेजेंट होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा ऊपरी जो वायुमंडल है आपका काफ़ी क्या है? विरल है, यानी कि उसमें चीज़ें थोड़ा सा कम कम है, मतलब जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो दूर दूर पर हैं, विरल हैं। इनमें भारी जो गैसें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ऊपरी वायुमंडल का काफ़ी विरल है, इसमें भारी गैसें वायुमंडल के निचले परतों में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि जो भी आपका गैसें जो भारी होंगी वो कहाँ होंगी? एटमॉस्फेयर के निचले परतों में प्रेजेंट होंगी, जबकि हल्की गैसें क्या होंगी? ऊपर होंगी, ठीक है? ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। पर पूछ सकता है कि वायुमंडल में भारी गैसें या हल्की गैसें कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो लिखा हुआ है कि ऊपरी वायुमंडल का काफ़ी विरल है और इनमें भारी गैसें जो हैं वायुमंडल के निचले परतों में होती हैं, ठीक? जबकि हल्की गैसें कहाँ होती हैं? ऊपरी वायुमंडल में प्रेजेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ओजोन क्या होता है। तो ओजोन आप लोग को बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो है समताप मंडल में क्या कहते हैं, प्रेजेंट होती है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं। और किससे बनना होता है? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से निर्मित एक गैस है, यानी कि जिसे हम O3 लिखते हैं, है ना? ओजोन को क्या लिखते हैं? O3 लिखते हैं, ठीक? अब देखिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं।
जो कि समताप मंडल में प्रेजेंट होती है 20 से 25 किलोमीटर के बीच में, यानी कि समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर के बीच में ये गैस आपकी ओजोन जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबसे निचली जो स्तर होता है हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल, यानी कि इसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। और सेकंड जो हमारा स्तर होता है क्या होता है, समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर का होता है। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होते हैं, आपकी O3 प्रेजेंट होती है। और आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि समताप मंडल किस स्तर में पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है, तो आपको जवाब देना होगा समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी O3 क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जलवाष्प देखते हैं कि जलवाष्प क्या होता है। ये सब दरअसल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो अब जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प दरअसल क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी इसे कहते हैं, ठीक है, ये आपकी हरितगृह गैस भी इसे बोलते हैं। अब क्या लिखा है इसमें, पॉइंट पढ़ते हैं कि जलवाष्प वायुमंडल में सर्वाधिक और समान वितरण वाली गैस, यानी कि काफ़ी इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, ये जलाशय के जो स्रोत होते हैं, यानी कि कोई भी वाटर बॉडी आपकी है, वाटर बॉडी इसका क्या है, सोर्स है वाटर इसका, किसका, जलवाष्प का। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, पत्तियों में होती है, पौधों में होती है, आपको पता होगा, लीफ से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। उस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से भी जलवाष्प जो है का निष्कर्षण होता है, जलवाष्प निकलता है वहाँ से। इसके अलावा जंतुओं के शोषण से भी जलवाष्प निकलता है। तो ये 3 मोस्टली इसके सोर्स हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा पॉइंट। ठीक, क्या है कि धरातल पर, माफ कीजिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की, जैसे माना कि ये विषुवत रेखा है आपकी, तो पॉइंट ध्यान समझिएगा कि विषुवत रेखा पर ध्रुवों की ओर, ध्रुव कहाँ होगा, जैसे ये पृथ्वी हो गई आपकी, ठीक है, बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है, यानी कि आपका विषुवत रेखा होती है। ठीक, ये देखिए, इसको ऐसे समझिए जी, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया और ऊपर क्या होगा, ध्रुव हो गया। अब देखिए क्या पॉइंट कह रहा है कि धरातल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी कि इस इक्वेटर से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है। ठीक, और इसके अलावा फिर क्या होगा कि धरातल पर यही सेम होता है, यानी कि अगर हम धरातल पर काम करेंगे तो धरातल पर भी अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसमें भी जलवाष्प में कमी आएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना कि अगर इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जलवाष्प में कमी होगी। और यही चीज़ सेम अगर हम धरातल पर बात करें तो धरातल पर भी अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके जलवाष्प में कमी आएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा जलवाष्प क्या होती है आपके, मैंने बताया आपको कि ग्रीन हाउस गैसेज होती है जलवाष्प, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि जलवाष्प, ऑप्शन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या कौन सा नहीं है, ऑप्शन दे देगा जलवाष्प वाला, और अगर जलवाष्प ऑप्शन में होगा तो टिक लगा दीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैस ये है। इसके अलावा ये क्या काम करता है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ जो होती हैं उसके लिए पारदर्शी होती है, यानी कि अगर जलवाष्प आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो शॉर्ट वेवलेंथ को क्या होगा, ये आने देगी, यानी कि ये पार कर देगा इसको शॉर्ट वेवलेंथ। लेकिन क्या होगा कि जो लॉन्ग वेवलेंथ होगी, जब ये धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगी तो ये धरातल को ऊपर नहीं जाने देंगी लॉन्ग वेवलेंथ को। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब है धूल कण, यानी कि डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं। तो धरातल पर वायुमंडल में सर्वाधिक और समान वितरण वाली गैस ये भी है, जिस तरीके से आपका जलवाष्प था। सोर्स क्या होता है, प्राकृतिक सोर्स के बारे में अगर बात करें तो धूलकण ज्वालामुखी वगैरह से प्राप्त होता है। वहीं कृत्रिम स्रोत की बात करें तो भवन निर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन वगैरह कहीं भी होता है या पत्थर तोड़ने का उद्योग होता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जलवाष्प आपका प्रेजेंट होता है। इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर बताया था, क्या कि अगर ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे ध्रुवों की तरफ, तो क्या होगा, आपका धूलकण कम होगा। तो वहीं दूसरी ओर धरातल की अगर बात करें, धरातल में भी अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो आपका डस्ट पार्टिकल है, यानी कि धूलकण होगा, क्या होगा, उसमें कमी आएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका जो है जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर के साथ भी होता है, सेम प्रक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सन रेज का प्रकीर्णन, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग भी किसके माध्यम से होती है, इसी धूलकण के माध्यम से स्कैटरिंग होती है। ठीक है, धूलकण से निचले आकाश, यानी कि जो क्या होता है आपका नीला दिखाई देता है। स्कैटरिंग के माध्यम से ही क्या होता है आपका आकाश, अगर प्रश्न पूछ लेगा परीक्षा में कि आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे प्रकीर्णन है, यानी कि स्कैटरिंग है। और स्कैटरिंग कैसे होता है, आपका
जो है धूलकण से होता है, यानी सनरेज का प्रकरण होगा धूलकण से। धूलकण से जैसे टकराएगी तो सनरेज क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी उसका, और जो आपका आकाश है वो नीला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी कि जब सूर्य निकलता है और जब अस्त होता है उसके समय आकाश का लाल दिखाई देना भी क्या होता है, इसी के कारण होता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा आपसे परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जलवाष्प की बूंदों का धूलकण के सहारे ही संघनन होता है, यानी कि संघनन की प्रोसेस क्या होता है, जलवाष्प की बूंदों का धूलकण के सहारे संघनन होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म आर्द्रताग्राही नाभिक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोहरे के निर्माण में सहायक है ये, ठीक। और साथ साथ में क्या है कि जब कोहरे के साथ धुआं जुड़ जाता है तो इसे धूम्र कोहरा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैस है, नहीं, ठीक। और ग्रीन हाउस गैस क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि शॉर्ट वेवलेंथ को तो ये आने देता है, लेकिन लॉन्ग वेव को जाने से धरातल के ऊपर क्या है तो रोकता है, और इसीलिए पृथ्वी का जो धरातल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसी CO2 के कारण ग्रीन हाउस इम्पैक्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ को तो पृथ्वी पर आने देगा, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ को ये पृथ्वी के ऊपर जाने से रोक देगा, यानी कि सतह जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरा मंडल हमारा जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कुछ पॉइंट था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई, और इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। छोटे छोटे मैं चैप्टर्स आपको कराऊंगा, इतना नहीं रहेगा कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं और कहें कि सर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और उसको आपको बस पढ़ते जाना है, निगलेक्ट नहीं करना है बिल्कुल किसी भी तरीके से। और इसके अलावा कल जो है आपका ये दरअसल एक शॉर्ट क्या कहते हैं एक वीडियो था, और जब हम कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको हम बता दिया करेंगे कि ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और इसमें अभी हम आपको ज्वालामुखी, पर्वत, पहाड़, झील, झरना, ठीक है, और वायुमंडल का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स में, ठीक। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका जितने भी मिट्टी होती हैं उनके प्रकार, मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई जाएंगी। तो निश्चिंत रहिएगा, पूरी ज्योग्राफी आपको अच्छे से कराई जाएगी। लगभग 15 लेक्चर, 17 लेक्चर, 18 लेक्चर में आपको ये चीज़ें पूरी करा दी जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो कल मिलेंगे। अब हम डिटेल में कल पढ़ेंगे कि जो आपका वायुमंडल होता है उसकी जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होती है वायुमंडल की क्या क्या होती है, जैसे कि नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर होता है, तो वो डिटेल में हम कल पढ़ेंगे आपको, ठीक। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली आपको करंट अफेयर्स मिलता है, 10,000 MCQs मिलते हैं, क्विज आपको कम्युनिटी के टाइम में मिलता है, और साथ साथ में आपकी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो इतनी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। आई होप ये चीज़ें बहुत हैं आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आपको सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत।